हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के 10 जितने न्यूमेरिकल्स कर दिए। चलो फ्रॉम 11 रीड द क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर द ग्लिसरीन 49 10⁻⁵ Kelvin inverse. What is the fractional change in its density for 30° rise in temperature? Here, coefficient of volume expansion for the glycerin is given and asked about the fractional change in density. Then remember the chapter number 2, the fractional change, the fractional error, है ना, delta A upon A, delta B by B, delta X upon X. Here, the fractional change in density means delta rho upon rho कुछ हमें कैलकुलेट करना है, and for that one volume expansion, coefficient of volume expansion given for the glycerin and the temperature is given. तो अगर इसका हम डेटा लिखते कि coefficient of volume expansion for the glycerin gamma, तो gamma कितना दिया हमें as a 49 10⁻⁵ Kelvin inverse, and the increasing in the temperature is 30°C and that is 30° Kelvin. Already we have discussed in theory that whatever the change in temperature in degrees Celsius is similar to the 30° in Kelvin. हमें चाहिए fractional change in its density. हाँ, अब यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है तो हम फाइनल वॉल्यूम पहले तो लिख सकते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन इज V इज इक्वल टू, तो अगर हम फाइनल को V लिखे तो इनिशियल को सपोज V नॉट लिख देते हैं, तो V नॉट प्लस डेल्टा V. Here V नॉट कंसीडर एज ए इनिशियल एंड V एज ए फाइनल. तब क्या होगा? V नॉट प्लस डेल्टा V मतलब क्या? इट इज गेमा V, लेकिन V नॉट डेल्टा T. Then what we can say? We can common out del, sorry, V naught, then 1 plus gamma delta T. Say as equation number 1. This one is initial, this one is the final value. अब देखिए, whatever the change in the temperature, there is a change in volume. और वॉल्यूम के चेंज के हिसाब से डेंसिटी में चेंज आएगा, तो डेंसिटी का रिलेशन है हमारे पास. ऐसे बोल सकते हैं कि here density rho is equal to m upon v. Then what about the v? M upon rho. Then similarly what we can say? V naught means m upon rho naught. क्योंकि due to the change in temperature there is a change in volume and change in density, but no change in the mass. मास तो कांस्टेंट रहता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? फॉर V m अपॉन रो इज इक्वल टू m अपॉन रो नॉट 1 प्लस गेमा डेल्टा T. चलो अगर हमें इस टर्म्स में लिखना है तो रो अपॉन रो नॉट, तो मास तो कैंसिल हो जाएगा. ये इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करें तो इसको यहाँ पर हमें प्लेस करना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा T. क्लियर? अब यहाँ पर हमें चाहिए फ्रैक्शनल चेंज, मतलब डेल्टा रो अपॉन रो. तो रो मतलब उसका इनिशियल वैल्यू, तो ये रो नॉट इज इनिशियल. तो ऐसा बोलते हैं कि डिविडेंडो. ऐसे न्यूमरेटर में अगर हम डिविडेंडो ले लें तो हो सकता है इसका मतलब डिविडेंडो मतलब माइनस, तो रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ये पूरी वैल्यू में माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेमा डेल्टा T. ओके, तो बोल सकते हैं कि टेकिंग डिविडेंडो इन न्यूमरेटर
ओके, तो ये हो गया हमारे लिए डेल्टा रो अपॉन रो नॉट। अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, इट इज माइनस गेमा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा टी। चलो अब सभी वैल्यूज अगर हम पुट अप कर दें, देन डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू माइनस व्हाट अबाउट गेमा 49 10 raised to minus 5. Change in temperature is 30. 1 plus 49 10 raised to minus 5 into 40. Then delta rho upon rho not negative. Just multiply 49 and 30. It is 1470. So 1470 10 to the power minus 5 and 1 plus ये भी होगा 1470 10 to the power minus 5, लेकिन for the denominator we can't say कि 1470 plus 1 करके 1471 10 raised to minus 5. For that one we should common out 10 raised to minus 5, तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा 10 raised to minus 5 जैसा, तो इसको पहले पॉइंट को डिस्प्लेस करो, मतलब ये होगा 1470 10 to the power minus 5 और ये होगा 1 प्लस इसमें हम पॉइंट, तो 5 पॉइंट डिस्प्लेस करें तो पॉइंट 01470, ओके, इन माइनस 1470 10 to the power minus 5 अपॉन 1.01470। अब ये एडिशन हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 1470 डिवाइडेड बाय 1.01470, इट इज 1448.7 माइनस 1448.7 10 to the power minus 5। अब रेशियो है इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा, और नेगेटिव साइन इंडिकेट देयर इज ए डिक्रीजिंग इन द डेंसिटी। ऐसा बोल सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट density decreases with increase in temperature। इसीलिए लास्ट आंसर में यहां पे लिख दूं therefore density decrease। तो अब अगर इसको 5 पॉइंट्स अगर डिस्प्लेस करें देन इट इज 0.1448 इतनी डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीजिंग डेंसिटी बोल सकते हैं, ओके। और अगर ऐसा करना है तो यहां पर 5 कर सकते हैं, इट इज 0.0145 इतनी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ओके। चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो इतना, ओके। सी द नंबर 12, क्या दिया क्वेश्चन में, a 10 kilowatt drilling machine is used to bore in a small aluminium block of mass 8 kg. How much rise in the temperature of the block in 2.5 minutes? Assuming 50% of power is used in heating the machine for loss in the surrounding. Specific heat of the aluminium given 0.91 joule per gram Kelvin. तो पहले इसका डेटा कर देते हैं कि हमें पावर दे रहे हैं, पावर ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इट इज 10 किलोवाट, देन व्हाट वी कैन से 10 raised to 3 watt means it is 10 raised to 4 watt, ओके। और मास हमें दे रखा है 8 kg, मास ऑफ द ब्लॉक इज 8 kg, लेकिन अगर आप उसका स्पेसिफिक हीट देखें तो वो ग्राम में है, इसीलिए इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, देन 8 into 10 raised to 3 ग्राम हो जाएगा वो, ओके। और उसके लिए टाइम हमें दे रखा है कुछ 2.5 मिनट, है ना, तो 2.5 मिनट
convert in second, 2.5 into 60 सेकंड, तो 2.5 into 60 करो, कितना होगा? It is 150. और उसमें बोला है हमें कि उसकी स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, जिसको एस लिखते हैं, 0.91 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, और उससे रिलेटेड हमें कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस, बस कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो हमें फाइंड करना है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो है वो फाइंड करना है। तो ड्रिलिंग मशीन से ऐसा बोला है कि उसकी 50% एनर्जी जो है वो लॉस होती है, अदरवाइज 50% एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले टोटल एनर्जी कर देते हैं, देन पावर क्या होगा? पावर P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एनर्जी को Q से ले, देन Q इज इक्वल टू P इंटू T। पावर कितना? 10⁴। टाइम कितना मिला? 150। देन वी कैन से 50 इंटू 10⁵ जूल, दैट मच ऑफ एनर्जी। अब उसमें से 50% एनर्जी तो लॉस हो जाती है, अदरवाइज 50% एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हियर according to given condition, 50% energy used to increase in temperature, therefore जो heat है वो कितनी होगी? इसकी 50%, मतलब 50% of 15 into 10⁵। तो 15 का 50% हाफ कितना होगा? 7.5 into 10⁵ मीन्स 75 into 10⁴ जूल बोल सकते हैं। ओके, तो इतनी एनर्जी यूज। अब इसके हमें स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास, यूजिंग Q is equal to ms delta T. Therefore, change in temperature is Q upon m dash. What about the energy? 75 10⁴. What about the mass? 8 into 10⁵. And specific heat 0.91. Okay. Then change in temperature. करो कैलकुलेशन, कितना? 75 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 0.91, इट इज 10 मतलब 10.302 और 10⁴ 10⁵ का तो 10 ही हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 103.02 डिग्री सेल्सियस बोलो, अदरवाइज 103.2 केल्विन, और अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 103 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, लिख दो इतना। चलो सीधा नेक्स्ट नंबर 13। क्या क्वेश्चन में? ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated in a furnace of temperature of 50 degrees Celsius and then placed on the large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper is given and heat of fusion for the water is also given, and both are given in gram. Then no need to convert the mass of copper block from kg to gram. देखो, अगर हम लिस्ट आउट करें, then mass of copper block, mass of copper block M1 is 2.5 kg.
ये जो है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज बोथ जो कांस्टेंट है वो ग्राम में है, इसीलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे तो लास्ट आंसर हमें किलोग्राम में मिलेगा। और हमें चेंज इन टेम्परेचर भी दे रखा है, वैसे टेम्परेचर कितना होगा 500, देन चेंज इन टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज केल्विन भी बोल सकते हैं, द सेम थिंग। ओके, और फिर हमें दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर को अगर मैं ऐसे S लिख दूं, देन इट इज 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन, and the melting point of fusion for the ice is 335 joule per gram। और फाइन क्या करना है, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, ऐसा बोल सकते हैं कंसीडर M2 अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। तो प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे, whatever the heat lost by the block is equal to the heat gained by the ice, मतलब जो भी हीट ट्रांसफर होगी उसमें से जो आइस ने हीट गेन की उसमें F अमाउंट ऑफ आइस जो वो मेल्ट होगी, ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट lost by copper block is equal to amount of heat used to melt ice। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा दैट इज MS डेल्टा T, लेकिन M1, और यहां पर होगा M into LF, but M2, that our interest to calculate M2 easy है, M1 as delta T upon LF, तो what about M1 2.5 S 0.39 into 500 divided by it is 335। अब देखो दोनों जूल पर ग्राम में, इसीलिए कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो तो कर दो कैलकुलेशन इसकी, तो 2.5 into 0.39 into 500 और 335 डिवाइड इट इज 1.455 kg, अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 1.46 kg अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलो 1.5 kg भी बोल सकता है अप्रोक्सीमेट में, वो भी लिख सकते हो। चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो। चलो नेक्स्ट नंबर 14, क्या है 14 के अंदर, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.2 kg block of metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kg containing 150 centimeter cube of water at 27 degrees Celsius. The final temperature is 40 degrees Celsius. Compute the specific heat of metal. If heat loss to the surrounding are not negligible, is your answer greater or smaller than the actual value of specific heat of the metal? वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे को वैल्यू स्मॉलर होगी कि ग्रेटर, लेकिन पहले जो हमें फाइंड करना है द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। चलो उसके लिए जो भी हमें डेटा दे रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन, देन मास ऑफ मेटल ब्लॉक बोल सकते हैं हम, मास ऑफ
मेटल ब्लॉक M1 कितना दिया वैसे, इट इज 0.2 kg। देन उसका इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस। देन इनिशियल टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस और फिर उसको डिप करना है हमें कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू 0.025 kg। ये जो गिवन है कि इट इज डिप इनटू द कैलोरीमीटर और ब्रैकेट में लिखा है कि वाटर इक्विवेलेंट टू 0.025 kg, दैट मींस इट इज मास ऑफ कैलोरीमीटर गिवन। तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर। M2 0.025 kg और उसके अंदर वाटर दे रखा है ऑफ वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर V, अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो 3 होगा, इसलिए V3 लिख देते हैं वॉल्यूम। इट इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा ऐसे m के s में, इसलिए उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। देन वी नो 1 सेंटीमीटर 10⁻², उसका क्यूब इसलिए -6 मीटर क्यूब। यहां पर इसका वॉल्यूम से हम मास करें द डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हमें मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देयरफॉर मास ऑफ वाटर M3, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब 150 10⁻⁻6 10⁻³ दैट मींस 150 10⁻³ kg, दैट इज द मास ऑफ वाटर। और उसका हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस और जो मिक्सचर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ये T2 और ये T3 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मेटल ब्लॉक का चेंज इन टेम्परेचर देखें तो 150 से 40 होगा और वाटर का होगा 27 से 40 ऐसे। और हमें उसकी स्पेसिफिक करनी है तो बोल सकते हैं कि कंसीडर specific heat of metal block is S। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि एनर्जी फॉर द मेटल ब्लॉक। नाउ एनर्जी ऑफ मेटल ब्लॉक, अगर उसको मैं Q1 लिखूं, देन Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज ms डेल्टा T, लेकिन M1 ब्लॉक का मास तो M1 है। चलो तो कितना 0.2 S तो कैलकुलेट करना है हमें, और इनटू चेंज इन टेम्परेचर तो 150 से 40, 150 माइनस 40 मतलब 0.2 S और ये होगा 110। अगर हम ये 0.2 और 0 को कैंसिल कर दें देन इट इज 22S। ओके, और अब करना है हमें एनर्जी फॉर कैलोरीमीटर एंड वाटर। नाउ एनर्जी ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, जिसको अगर Q2 से लिखे तो ये भी होगा वन टाइप ऑफ ms डेल्टा T, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का, इसीलिए बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज सेम। तब यहां पर दोनों का अगर आप इक्वेशन लिखें तो चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम दे रखी है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि M2 प्लस M3 N
S, लेकिन S फॉर वाटर डेल्टा T है, समझ। कैलोरीमीटर के लिए क्या बोल सकते हैं, M2S डेल्टा T, और ये M3S डेल्टा T, लेकिन स्पेसिफिक और चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो उसको कॉमन निकाल दिया हमने। ओके, और यहां पर हियर SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखो, वैसे तो इट इज 4.2 10⁻³ जूल पर kg Kelvin. It is a specific heat of water. Okay, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि whatever the heat lost by the block, heat gained by the calorimeter and water, ऐसा बोल सकते हैं using condition of calorimeter. Condition of calorimeter क्या है, heat lost by the block is equal to heat gained by the calorimeter. ऐसा लिखो या कंडीशन कोई भी वर्ड लिखो, it is Q1 is equal to Q2. Okay, then what about Q1? It is 22S is equal to, यही इसमें वैल्यू रख देते हैं। M2 कितना, M2 is 0.025 प्लस M3 कितना मिला ये। अब देखो 10⁻³ है तो मैं इसको 0.15 kg भी लिख सकता हूं, इट इज 0.15 kg इनटू SW 4.2 10⁻³ एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर 27 और ये 40, तो 40 माइनस 27 करो, इट इज 13 है ना, 40 माइनस 27 इज 13। चलो देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा, ये पूरा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा 22, तो ये वैल्यू करो पहले, क्या होगा 0.025 प्लस 0.15 इंटू 4.2 इंटू 13, ये मिलेगा कुछ 9555 और डिवाइडेड बाय 22, और ये तो 10⁻³ है ही ऊपर, देन डिवाइडेड बाय 22, इट इज 0.4343 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। और अगर तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है देन किलोग्राम का ग्राम 10⁻³ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मींस इट इज 0.4343 जूल पर ग्राम केल्विन। दोनों आंसर सही है, तुम कोई भी ऐसे आंसर में लिख सकते हो। ओके, चलो कंप्लीट कर दो, ये वीडियो पॉज करो और लिख दो इतना। और हाँ, लास्ट का आंसर अभी इसमें बोला है कि जो भी है वो हीट जो सराउंडिंग का लॉस है इज नॉट नेग्लिजिबल, देन योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर। अगर हम ऐसे नेग्लिजिबल ना गिने तो ये जो आंसर है वो ऑलवेज लेस देन ही आएगा, क्योंकि हीट लॉस होगी, लेयर लॉस होगी तो ये आंसर कम आएगा। अगर ऐसा लिखा है कि जो भी है वो सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं हो रही, देन answer is exactly similar to the specific heat of matter, but यहाँ पर लिखा है कि it is not negligible, must heat loss हो रही है, then this answer is less than that of the actual value। तो लिख देना है लास्ट में कि here energy loss is not negligible in the surrounding, so the value of the specific heat of water is slight या as an approximate smaller than the actual value।